तभी कुएं में से एक जिन निकलता है और उसके हाथ में एक छोटे से जिन के बच्चे की लाश होती है। ये तूने क्या कर दिया इंसान? मेरे बच्चे ने 5 दिन पहले ही जन्म लिया था और तूने उसे मार डाला। अब तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही महारानी की गोदी में रखे बच्चे को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। नन्हे राजकुमार का चेहरा बिल्कुल उसी जिन के बच्चे से मिलता है जो राजा की गलती से मारा गया था। तुमने नहीं देखा, मैं एक जिन हूँ और तुम एक दानव, और तो और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिन बेगम ने हाल में ही एक बच्चे को जन्म दिया था, उनका शरीर बहुत कमजोर था जिससे वो दानव का सामना नहीं कर पाती हैं और वो पूरी तरह से असहाय थी। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर राज्य में एक राजा विक्रम सिंह राज करता था। राजा बहुत ही दयालु था, हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में काम करता था। उनकी एक प्यारी पत्नी भी थी, रानी मेनावती। वो गर्भवती थी। राजा और रानी बड़ी बेसब्री से अपने पहले बच्चे का दुनिया में आने का इंतजार कर रहे थे। कहिए सरपंच जी, कैसे आना हुआ? राज्य में सब ठीक तो है ना? सब लोग स्वस्थ और खुशहाल तो है ना? हाँ हाँ महाराज, आपके रहते हुए किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हमारा पूरा गांव खुश है और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको ये पहला धान देने आया हूँ महाराज। इस बार राज्य में जो बारिश हुई है उससे किसान भाइयों को बड़ा फायदा हुआ है। इसीलिए उपहार के रूप में मैं आपको खेत की कटाई की पहली फसल देने आया हूँ। ये फसल किसानों की कड़ी मेहनत का प्रतीक है और हम इस उपहार के साथ हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अरे अरे, आप इसे मुझे न दें, आप मंदिर जाकर भगवान को उपहार दें। ये सब उनकी ही कृपा है और उनकी ही दया से हम सभी को खुशहाली मिलती है। हमारी सारी सफलता और फसलें भगवान के ही आशीर्वाद का नतीजा है। आप भी हमारे लिए भगवान की तरह हैं महाराज। अरे नहीं सरपंच जी, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो भगवान का दास हूँ। भगवान की प्रजा की सेवा करना ही मेरा काम है। ये सब भगवान की कृपा है कि मुझे ये अवसर मिला है और मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निभाता हूँ। राजा की बात का मान रखते हुए सरपंच जी धान लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर महारानी के प्रसव का समय भी पास आ रहा था। महल में सभी लोग उनकी देखभाल में लगे हुए थे। क्या बात है, आज महारानी मेनावती इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? आपसे हम भी गुस्सा हैं और हमारी कोख में पल रहे नन्हे राजकुमार भी। अरे अरे, ऐसा भी क्या अपराध कर दिया हमने कि हमारा नन्हा राजकुमार दुनिया में आने से पहले ही अपने पिता से नाराज है? नन्हे राजकुमार के पिता के पास अपने पुत्र के लिए समय ही नहीं है। आखिर राजकुमार नाराज क्यों ना हो? आप सही कह रही हैं महारानी मेनावती। हमें अपनी बाकी जिम्मेदारियों के साथ साथ इस जिम्मेदारी की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए। सुनते हो नन्हे राजकुमार, जब आप इस दुनिया में आएंगे हमारा सारा वक्त आपका ही होगा। महाराज, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की आंखें एकदम आप जैसी हों। रानी मेनावती की ये बात सुनकर राजा विक्रम सिंह का दिल भर आया। उन्होंने रानी की भावनाओं को समझा और धीरे से कहा, क्यों नहीं मेनावती, और हम चाहते हैं कि उसकी मुस्कान एकदम आप पर जाए। ऐसे ही समय बीतता है और राजा रानी अपने बच्चे के लिए रंग बिरंगे सपने सजाते हैं और अपने राज्य के कार्यों में लगे रहते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन राजा विक्रम सिंह शिकार खेलने की योजना बनाते हैं। रानी मेनावती, मैंने सोचा है कि कुछ दिनों के लिए शिकार पर जाऊं। राज्य के कामों से कुछ समय के लिए अलग हटकर ये यात्रा मुझे ताजगी देगी। आप और नन्हे राजकुमार को मैं अपने ध्यान में हमेशा बनाए रखूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय शिकार पर बिताने की जरूरत महसूस हो रही है। नहीं महाराज, आज बड़ी ही घबराहट हो रही है। आप शिकार खेलने ना जाएं। ओहो महारानी, आप माँ बनने वाली हैं और खुद ही बच्चों जैसी बात कर रही हैं। क्या हम पहली बार शिकार खेलने जा रहे हैं जो आप इतना डर रही हैं?
हमने पहले भी ऐसे कई शिकार किए हैं और हर बार सुरक्षित लौटे हैं। आज से पहले इतनी बेचैनी भी तो नहीं हुई ना महाराज। हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ सकता है। आप हमारे साथ रहिए। आप बेवजह घबरा रही हैं। मैं तो यूं गया और यूं आया। आप अपना और छोटे राजकुमार का अच्छे से ध्यान रखिएगा। रानी के लाख समझाने पर भी राजा विक्रम सिंह शिकार खेलने निकल जाते हैं। उन्होंने सोचा कि शिकार पर जाकर कुछ समय मन को शांति मिलेगी और वो जंगल की ताजगी में खो जाएंगे। राजा विक्रम सिंह घने जंगल में गहरे तक पहुंच जाते हैं। वहां घनी झाड़ियां और शांत वातावरण था। राजा को सुकून महसूस हो रहा था। तभी उनकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है जो कुछ दूर से दौड़ता हुआ दिखता है। राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार से उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन वो खरगोश इतनी तेजी से भागता है कि राजा उसे नहीं पकड़ पाते। राजा खुद हैरान होते हैं कि वो इतना तेज है और अपनी चपलता से राजा से बच निकलता है। शाम होने को आई है, आज तो कोई शिकारी हाथ नहीं लगा। ऐसे महाराज उदासी से एक कुएं के पास आ पहुंचते हैं और बेख्याली में कुएं में पत्थर मारने लगते हैं। तभी कुएं की तरफ से एक चीख की आवाज आती है, नहीं, मेरा बच्चा। चीख की वजह से महाराज विक्रम सिंह डर जाते हैं और वो चौंक कर पीछे हटते हैं और उनके माथे पर पसीने की बूंदें निकलने लगती हैं। महाराज का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये आवाज कहाँ से आई। हे भगवान, मैंने तो छोटा कंकर ही कुएं में फेंका है, फिर ये इतनी दर्दनाक चीख कैसे सुन रहा हूँ। तभी कुएं में से एक जिन निकलता है और उसके हाथ में एक छोटे से जिन के बच्चे की लाश होती है। ये तूने क्या कर दिया इंसान? मेरे बच्चे ने 5 दिन पहले ही जन्म लिया था और तूने उसे मार डाला। अब तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैंने तो केवल एक कंकर कुएं में फेंका था। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। तुम कौन हो और ये बच्चा, ये क्या है? हमारे जिन के बच्चे पैदा होने के 15 दिन तक बहुत कमजोर होते हैं। तू कंकर की बात करता है? जिनका बच्चा तो फूलों की पंखुड़ी की मार भी सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने अपने बेटे को इस कुएं में 15 दिन के लिए छिपाया हुआ था, लेकिन तेरी इस नादानी ने मेरे बच्चे की जान ले ली। तुझे भी इसका फल भुगतना पड़ेगा और आज जैसे मैं बेऔलाद हुआ हूँ, तू भी बेऔलाद रहेगा। तेरा बच्चा एक जिन की शक्ल में पैदा होगा और जैसे मेरा बच्चा सिर्फ 5 दिन में मरा है, वैसे तेरा बच्चा भी 5 दिन के अंदर मर जाएगा। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोते हुए जिनसे माफी मांगते हैं। ऐसा ना बोलिए शाहजिन, मेरे किए की सजा मेरे मासूम बच्चे, मेरी पत्नी को ना दीजिए। अगर नन्हे राजकुमार को कुछ हुआ तो महारानी तो जीते जी मर जाएंगी। भगवान के लिए हमें बेऔलाद ना कीजिए। कोई रास्ता बताइए या मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अनजाने में की गई भूल और राजा को यूं रोता देख जिनको राजा विक्रम सिंह पर दया आ जाती है। वो कुछ देर चुप रहता है। हाँ इंसान, एक रास्ता है। मेरी पत्नी जिन बेगम के दुख भरे आंसू मोती में बदल जाते हैं। वो मोती 3 दिन के अंदर अगर मेरे बच्चे को खिला दिया जाए तो उसकी जिंदगी वापस आ सकती है। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह राहत की सांस लेते हैं। अगर ऐसी ही बात है शाहजिन, तो देर किस बात की? आप अपनी पत्नी जिन बेगम को तुरंत यहाँ बुलाइए। हम इस बच्चे की जान बचाने के लिए वो जादुई मोती तुरंत उसके मुंह में रख देंगे। ये मौका खोना नहीं चाहिए। ये सुनकर शाहजिन और उदास हो जाता है। अफसोस इंसान, बात इतनी आसान नहीं है। जिन बेगम यहाँ नहीं। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ जिन का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए वो जादुई जिनाती झील में नहाने जाती हैं। जिन बेगम को गए हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटी और बच्चे की रखवाली के लिए मैं उन्हें ढूंढने भी नहीं जा पाया। अगर मैं अपने बच्चे को छोड़कर जाता हूँ तो वो बिल्कुल असुरक्षित हो जाता है, लेकिन अब जब मेरे बच्चे की जान चली गई है
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिन बेगम के बिना मोती का मिलना नामुमकिन है। ऐसी बात है शाहजिन, अब हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। आप बताइए, हम जिन बेगम को कैसे ढूंढ सकते हैं? इस मासूम की जान बचाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ठीक है इंसान, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अब मैं खुद को और अपने नन्हे बच्चे को पत्थर में बदल रहा हूँ। ये पत्थर 3 दिन तक सुरक्षित रहेगा। अगर 3 दिनों में तुम जिन बेगम को नहीं ला पाए तो ये पत्थर का शरीर अपने आप टूट जाएगा और मैं भी अपने बच्चे के साथ मर जाऊंगा। और याद रखना, अगर तुम समय पर कामयाब नहीं हुए तो जैसा मैंने कहा, तुम्हारे बच्चे का जन्म के 5 दिन बाद मरना तय है। ये तुम्हारे हाथ में है। अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा। और ऐसा कहते हुए जिन अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और खुद को अपने बच्चे को पत्थर में बदल लेता है। अब राजा के पास 3 दिन का समय था और हर पल कीमती था। शाहजिन, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जिन बेगम को वापस लाऊंगा। आपका और आपके बच्चे का जीवन बचाना मेरा कर्तव्य है। राजा बड़े भारी मन से महल की ओर निकल पड़ता है और जंगल के रास्ते में उनके मन में जिन की बातें गूंजती रहती हैं। अगर 3 दिनों में जिन बेगम को नहीं लाए तो ये पत्थर टूट जाएगा और मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। काश हमने अपनी पत्नी की बात सुनी होती और हम शिकार खेलने नहीं गए होते तो आज सब कुछ ठीक होता। ना शाहजिन के बच्चे की मौत होती और ना ही मेरे बच्चे पर ये बड़ा संकट आता। ये मेरे पास अपने बच्चे और शाहजिन के बच्चे को बचाने का आखिरी मौका है। अगर मेरी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। जैसे ही महाराज विक्रम सिंह महल में पहुंचते हैं तो मंत्री जी बड़े ही परेशान नजर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट की लकीरें साफ दिख रही थी। क्या हुआ मंत्री जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या महल में कुछ हुआ है? महाराज, आप पिता बन गए हैं। हमारे राजकुमार इस दुनिया में आ गए हैं। ये सुनते ही राजा विक्रम सिंह बड़े ही खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर खुशी की एक नई चमक आ जाती है। मंत्री जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा राजकुमार इस दुनिया में आ गया है, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? महाराज, अब अपने मुंह से आपको क्या बताऊं? आप खुद ही महारानी के पास जाकर देख लीजिए। राजा तेजी से महारानी के कक्ष की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही महारानी की गोदी में रखे बच्चे को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। नन्हे राजकुमार का चेहरा बिल्कुल उसी जिन के बच्चे से मिलता है जो राजा की गलती से मारा गया था। महाराज, देखिए ना, हमारे राजकुमार को क्या हो गया है। सभी महलवासी हमारे बच्चे को देखने से भी डर रहे हैं। दाई माँ तो डर के मारे ही बेहोश हो गई। मैं तो उसकी माँ हूँ। मैं कैसे अपने लाडले को छोड़कर जाऊं? आप ही कुछ कीजिए। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महारानी, इन सब का कारण मैं हूँ। ये सब मेरी ही गलती का नतीजा है। महाराज विक्रम सिंह रानी को जंगल में हुई सारी घटनाएं बताते हैं। ये क्या अनर्थ हो गया महाराज। मैं अपने नन्हे राजकुमार को सिर्फ 5 दिनों में खो दूंगी। क्या मेरी कोख में पला हुआ मेरा बच्चा यूं ही चला जाएगा? महाराज, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। नहीं महारानी मैनावती, ये पाप मुझसे हुआ है और इसका प्रायश्चित भी अब मुझे ही करना होगा। मैं अभी जिन बेगम की तलाश में निकल रहा हूँ। आप हिम्मत से काम लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। महाराज, आप एक काम कीजिएगा, मेरे पिता वाले राज्य चले जाइए। वहाँ एक माने हुए सूफी बाबा रहते हैं जिनके पास हर मुश्किल का हल होता है। शायद वही हमें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी। मैं अभी सूफी बाबा के पास जाने के लिए निकलता हूँ। हमारे पास समय बहुत कम है। इस तरह महाराज विक्रम सिंह अपनी महारानी के पिता वाले राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। सूफी बाबा के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताते हैं। बेटा, जो तुम्हारे साथ और उस जिन बच्चे के साथ हुआ उसका मुझे बड़ा ही दुख है।
तुम्हें जिन बेगम को ढूंढने के लिए जिन्नानी झील में जाना होगा। उस झील का पता या तो जिन बेगमों को होता है या फिर जमभाई पेड़ को। फिर आप मुझे उस जमभाई पेड़ का पता बताइए, मैं उसी पेड़ से पूछकर झील के पास चला जाऊंगा। नहीं बेटा, वो पेड़ ऐसा वैसा पेड़ नहीं। उस पेड़ को सभी राज मालूम होते हैं, लेकिन कोई भी जब उस पेड़ से राज उगलवाता है तो वो जवाब देने के बजाय एक पहेली पूछता है। जवाब ना देने पर उस इंसान का सिर काटकर वो पेड़ अपने तने पर सजा लेता है। अगर बेटा तुम वहां जाओगे तो सोच समझ कर जाना। बाबा, फैसला हो चुका है। अगर मेरा बच्चा और शाहजहां का बच्चा जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। आप कृपा करके मुझे रास्ता बताइए। राजा का विश्वास देख सूफी बाबा राजा को रास्ता बता देते हैं। बिना देरी किए राजा विक्रम सिंह जमभाई पेड़ की दिशा में निकल पड़ते हैं। राजा जंगल के घने हिस्से में जाते हैं और जंगल के बीचों बीच उन्हें बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिस पर कई सारे सिर लटके हुए थे। ये नजारा देखकर राजा डर से कांपने लगे। हे भगवान, ये कैसा भयानक नजारा देख रहा हूँ। क्या ये कोई हकीकत है या कोई सपना? बोलो महाराज, क्या राज पूछने आए हो? मुझे इस दुनिया के सारे राज मालूम हैं। बस शर्त इतनी सी है, पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा, और जो जवाब नहीं दे सकोगे तो तुम्हारा हाल भी इन सरकटों जैसा होगा। मैं तैयार हूं जमभाई पेड़, पूछिए आपकी पहेली। ना कभी बोलती है, ना रात में दिखाई देती है, फिर भी हर कदम पर साथ होती है। ये साथ चलती है पर कभी पकड़ में नहीं आती। बताओ ये क्या है? छाया, हमारी छाया है जो हमेशा हमारे साथ होती है पर हम उसे कभी पकड़ नहीं पाते। सही जवाब। पूछो राजा, क्या पूछने आए हो? मुझे जिन्नाती झील का रास्ता बताइए। पूर्व दिशा में 3 घने जंगलों को पार करने पर तुम्हें वो जिन्नाती झील मिल जाएगी, लेकिन तुम इंसान हो, वहां तुम्हारा जाना बेकार होगा। राजा जमभाई पेड़ की बातों को अनसुना कर बिना देर किए पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ता है। राजा बड़ी तेजी से जंगल पर जंगल पार किए जा रहा था। तभी उसे घायल हथनी देखने को मिलती है। राजा तुरंत हथनी के पास पहुंचता है और उसके जख्म देखकर उसे बहुत दुख होता है। राजा आसपास से पत्तियों को इकट्ठा कर हथनी के जख्म पर लगाता है। तभी जादू से हथनी एक परी में बदल जाती है। राजा को तो मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजा हैरान हो जाता है। धन्यवाद महाराज, मैं कब से इस दर्द में तड़प रही थी। आपकी लगाई दवा ने तुरंत असर कर दिया। तुम तो एक परी हो, लेकिन तुम इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? महाराज, मेरा नाम रानी है और परीलोक में मुझे रानी परी कहकर बुलाते हैं। मैं रूप बदलकर अक्सर जमीन पर आती हूँ और इस जंगल में घूमती फिरती हूँ। आज जब मैं हथनी बनकर यहाँ घूम रही थी तभी एक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया और वो तो मुझे खा ही जाता, लेकिन अचानक आपके घोड़े की आवाज सुनकर वो भाग गया और मुझे जख्मी हालत में छोड़ गया। अगर आज आप ना आते तो मैं यहाँ जिंदा नहीं बचती। नहीं, मुझे धन्यवाद मत कीजिए। जब तुम इस धरती पर आती हो तो मेरी प्रजा बन जाती हो, और प्रजा की हिफाजत करना मेरा धर्म है। अच्छा महाराज, मैं चलती हूँ। परीलोक में मुझे सब ढूंढ रहे होंगे। आपकी मदद के बदले मैं आपको परीलोक का ये मोती देती हूँ। जब कभी भी आपको मदद की जरूरत हो तो बस इसे रगड़ लीजिएगा, मैं तुरंत आपकी मदद के लिए आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो परी उड़ जाती है और राजा अपना सफर जारी रखते हैं। आखिरकार तीसरे घने जंगल को पार करने पर राजा को एक जादुई झील दिखाई देती है। राजा ने अपने कदम बढ़ाए और झील के पास जाकर देखा। हो ना हो, ये वही जिन्नाती झील है। मुझे इससे पूछना चाहिए, क्या तुम वही जिन्नाती झील हो जहाँ जिन बेगमें बच्चे को जन्म देने के बाद शक्ति प्राप्त करने के लिए नहाती हैं? हाँ, मैं वही जिन्नाती झील हूँ। क्या आप मुझे जिन बेगम का पता बताएंगी? क्या वो यहाँ पर स्नान करने आई थीं?
मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। अगर मैंने किसी इंसान को यहाँ की कोई बात बताई तो मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा और मैं सिर्फ एक आम झील बन जाऊंगी। राजा परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब वे कैसे जिन बेगम का पता लगाएंगे। तभी उन्हें परी का ध्यान आता है। वो तुरंत मोती को रगड़ने लगते हैं, जिस पर परी उनके सामने आ जाती है। अब राजा परी को सारी बात समझाते हैं। रानी परी, अब आप ही इस झील से बात करके मुझे इस परेशानी से निकाल सकती हैं। आप परेशान ना होइए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। जिन्नाती झील, आप मुझे जिन बेगम के बारे में बताइए। क्या वो यहाँ नहाने आई थी? मैं एक परी हूँ, मुझे बताने से आपका जादू खत्म नहीं होगा। हाँ रानी परी, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जब जिन बेगम यहाँ नहाने आई थी तब बहुत ही कमजोर लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो नहा पाती, एक दुष्ट दानव की नजर जिन बेगम पर पड़ गई। सुंदरता, इतनी सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुमने नहीं देखा? मैं एक जिन हूँ और तुम एक दानव, और तो और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम जिन हो या कोई और। ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ तुम्हारी सुंदरता को देखता हूँ, और शादी के बारे में तो मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, चाहे जो भी हो। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। ऐसा कहते हुए दानव जिन बेगम को एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद कर देता है और अपनी गुफा की ओर ले जाता है। क्योंकि जिन बेगम ने हाल में ही एक बच्चे को जन्म दिया था, उनका शरीर बहुत कमजोर था, जिससे वो दानव का सामना नहीं कर पाती हैं और वो पूरी तरह से असहाय थी। दानव के सामने उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो हमें बताइए जिन्नाती झील, हमें गुफा कहाँ मिलेगी? रानी परी, उस दानव की गुफा आपको काली पहाड़ी के पीछे मिलेगी, लेकिन उस दानव को हराना इतना आसान नहीं होगा। उसके पास बहुत सारी काली शक्तियां हैं। अब फिर हमें बताइए, उस दानव को कैसे मारा जा सकता है जिन्नाती झील? उस दानव की जान उसकी काली चोटी में बसती है। अगर वो चोटी जल जाए तो दानव भी मर जाएगा। ये कैसे मुमकिन है रानी परी? हम कैसे उस दानव का मुकाबला कर पाएंगे? अब तो लगता है मेरे बच्चे का जीवन खत्म होकर रहेगा। आप हिम्मत से काम ले महाराज, आपने मेरा जीवन बचाया था, अब आपके बच्चे की जिंदगी बचाना मेरा काम है। ऐसा कहते हुए रानी परी एक मोती रगड़ती है और अपनी सहेली बुलबुल परी को बुला लेती है। रानी परी बुलबुल परी के कान में सारी योजना समझाती है। महाराज विक्रम सिंह, आप मेरी सहेली बुलबुल परी के साथ उस गुफा में जाएं और उस दानव से कहें कि ये आपकी बेटी है और जिसका विवाह वो दानव से करना चाहता है। राजा बुलबुल परी के साथ गुफा की ओर चल देता है और दानव के सामने खड़ा होता है। राक्षस का बड़ा और भयंकर शरीर देखकर राजा और बुलबुल परी सहम जाते हैं। दोनों डर को अपने ऊपर हावी होने से रोकने की कोशिश करते हुए खुद को संभालने लगते हैं। इंसान, तू कौन है और मेरी गुफा में क्या करने आया है? मैं सीतापुर राज्य का राजा विक्रम सिंह हूँ। अपनी बेटी के विवाह के लिए मैं एक योग्य वर की तलाश में निकला था। जब मैंने जम्भाई पेड़ से पूछा तो उसने मुझे तुम्हारा पता बताया। विवाह का सुनकर दानव को बहुत ही खुशी होती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अच्छा, क्या उस पेड़ को मैं शूरवीर लगा? अगर उसने बताया है तो ठीक ही होगा। जरा मैं भी तुम्हारी बेटी को देख लूं। बुलबुल परी अपना घूंघट हटाती है। वाह वाह, ये तो कोई परी लगती है। क्या किस्मत है मेरी, कहाँ मुझे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी, और आज देखो एक जिन्ना तो दूसरी परी जैसी लड़की मिल गई है। मेरी तो किस्मत खुल गई। मैं आज ही रात तुम्हारी बेटी और उस जिन्ना से साथ साथ शादी करूंगा और तुम्हें मेरा ससुर बनने का मौका दूंगा।
रात के समय दानव जिन बेगम और बुलबुल परी के साथ हवन कुंड के सामने बैठकर शादी कर रहा होता है। ओम भट सोहा, ओम भट सोहा। दामाद जी, हमारे कुल की एक परंपरा है जो शादी के समय पूरी करनी होती है। कहिए ससुर जी, आपकी जो भी परंपरा होगी मैं जरूर पूरी करूंगा। कन्यादान करते समय ससुर अपने दामाद के बालों में ये गजरा लगाते हैं ताकि आने वाली गृहस्थी इन फूलों की तरह महकती रहे। ये तो बड़ी अच्छी बात कही ससुर जी, आप जल्दी से ये गजरा मेरे बालों में लगा दीजिए। राजा विक्रम सिंह दानव की चोटी में सावधानी से वो गजरा बांध देता है और दानव अपनी खुशी से मंत्रोच्चार का ओर ध्यान केंद्रित करता है, ये सोचकर कि शादी संपन्न होने वाली है। तभी अचानक जैसे ही गजरा चोटी में पूरी तरह से बंध जाता है, उसमें से हल्की चिंगारियां निकलने लगती हैं। दानव को इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन चिंगारियां तेजी से आग की लपटों में बदल जाती हैं। राक्षस दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है, उसकी चोटी जलने लगती है। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति, मेरी शक्ति, कोई बचाओ, कोई बचाओ, मैं मर रहा हूँ। दानव की चोटी जलने से दानव का भी अंत हो जाता है। दानव की मौत होने पर बुलबुल परी को जिन्नाती झील पर जो रानी परी ने उसके कान में बताया था, वो सारी बातें याद आ जाती हैं। सहेली बुलबुल, तुम इस दानव को खुद में उलझा कर रखो, तब तक मैं परीलोक में जाकर जादुई अग्नि फूल का गजरा बना कर लाती हूँ। तुम अपनी होशियारी से वो गजरा दानव को पहना देना। जैसे ही दानव गजरा पहनेगा तो परीलोक की अग्नि फूल दानव के शैतानी स्पर्श से खुद ब खुद जल उठेंगे और इस तरह उसकी चोटी भी जल जाएगी। राजा विक्रम सिंह जिन बेगम को पिंजरे से आजाद करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। इस पर जिन बेगम राजा के साथ चलने को तैयार हो जाती हैं। पहले जिन बेगम जिन्नाती झील में स्नान कर अपनी शक्तियां वापस पा लेती हैं। रानी परी, बुलबुल परी और महाराज विक्रम सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके कारण मैं आजाद हो पाई हूँ और मुझे मेरी शक्तियां भी वापस मिल गई। अब हमें ज्यादा वक्त खराब नहीं करना चाहिए, जल्दी से कुएं के पास चलना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी और बुलबुल परी। आप दोनों ना होती तो आज मैं जिन बेगम को आजाद नहीं कर पाता। राजा विक्रम सिंह, आपकी मदद करके हमें भी बहुत खुशी हुई। अब हमारा परीलोक जाने का समय हो गया है। आगे भी अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मोती रगड़कर मुझे बुला लीजिएगा। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। ऐसा कहते हुए दोनों परियां परीलोक की ओर निकल पड़ती हैं और राजा जिन बेगम के साथ कुएं की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही जिन बेगम अपने पति और अपने बच्चे को देखती हैं, उन दोनों की हालत देखकर वो दुखी होकर रोने लग जाती हैं। जिन बेगम के आंसू मोती बन जाते हैं और राजा जल्दी से मोती उठाकर शाहजिन और बच्चे के मुंह में रख देता है, जिससे शाहजिन और बच्चा अपने असल रूप में आकर ठीक हो जाते हैं। शाहजिन और बच्चे को ठीक होता देख महाराज विक्रम सिंह और जिन बेगम दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है, क्योंकि अब उनका सबसे बड़ा डर दूर हो चुका था। अब जिन बेगम और शाहजिन को दुष्ट दानव के द्वारा किए गए अपहरण की सारी बात बताती हैं। अगर आज राजा विक्रम सिंह नहीं होते तो हमारा परिवार खत्म हो चुका होता। सही कहा है किसी ने, जो होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज विक्रम सिंह, अब आप अपने महल लौट जाएं। आपका बच्चा खतरे से बाहर है और उसकी सूरत भी ठीक हो चुकी है। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह बहुत खुश हो जाते हैं
और उनका चेहरा संतुष्टि से चमक उठता है और वो तेजी से अपने महल की ओर लौटने लगते हैं। महाराज देखिए, हमारा नन्हा राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए, इनकी आंखें बिल्कुल आप जैसी हैं। अपने बच्चे को सही सलामत देखकर राजा विक्रम सिंह की आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। हाँ महारानी, और इनकी मुस्कान एकदम आप जैसी है। अब हमारे लाडले पर कोई खतरा नहीं है। सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। आज से हम कभी किसी मासूम का शिकार नहीं करेंगे। हम शिकार खेलना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ते हैं। आपका ये फैसला सच में बहुत अच्छा है। बेजुबानों के लिए दया और जागरूकता ना केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। जब तक आप कुछ अच्छे उदाहरण पेश करेंगे तो ये दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह महाराज विक्रम सिंह अपनी महारानी और बेटे के साथ आगे का जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं।